वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सीखेंगे किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जेडब्ल्यू में और नीट में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टार्ट करेंगे जोश के साथ कि क्या है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। सबसे ज्यादा बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किसमें, इलेक्ट्रोवोल्ट में। इलेक्ट्रोवोल्ट में। अभी इलेक्ट्रोवोल्ट क्या चीज है भैया? इलेक्ट्रोवोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। जैसे जूल होता था, जैसे ईआरजी अर्ग होता था, वैसे ही इलेक्ट्रोवोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। ये इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन प्लेस इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अगर बीच में रख दे तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आएगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो होगी कितनी? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि अगर मैं इसे बोल दूं कैथोड, इसे बोल दूं एनोड, यहां मैं लगा दूं अपना सर्किट, ठीक है, और यहां से स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। और मैं आपसे बोलूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितना? 1 वोल्ट। सो आप बताइए क्या इसमें जो स्ट्रीम में पास हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, उन इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? उन एक एक इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी है कि वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एनोड से कैथोड से एनोड पे पास मूव कर रहे हैं, तो कितनी है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हुआ क्लियर? किसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट? और अगर ये एनर्जी आपको बोले कि 2 वोल्ट है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है एनोड और कैथोड के बीच में, कितना है? 2 वोल्ट है। सो उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और वो जूल में कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हुआ क्लियर? इंपॉर्टेंट यूनिट है किसका? इलेक्ट्रोवोल्ट किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बहुत सारा आगे भी एप्लीकेशन है इस यूनिट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखेंगे भैया हमारा मेन टॉपिक कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डू शेयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जोश बना रहना चाहिए, फोकस बना रहना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। डेफिनेशन देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ejection of electron from metal surface, या बोलो from material। कब ejection of electron from material body upon कब? exposure of its surface to electromagnetic radiations, having frequency
इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला के हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल क्या बोला मैंने डेफिनेशन में, क्या बोला है कि इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं मटेरियल बॉडी से कब जब मेटल सरफेस कांटेक्ट में आता है, किससे, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी मटेरियल बॉडी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा चाहिए, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंसिडेंट हो रही है मटेरियल बॉडी पे, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल से ज्यादा होनी चाहिए। देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब पहले बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने बोला कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो एनर्जी एक डिस्क्रीट फॉर्म में और वो कैसे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किए एनर्जी को, वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं आ रही है, ऐसे 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी बोला 2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऐसे नहीं लगातार 2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऐसे नहीं, पैकेट्स के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट्स के ऐसे छोटे पैकेट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, और इसी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को, जो स्मॉलेस्ट पैकेट है एनर्जी का, जो एक रेडिएशन के एनर्जी को डिस्क्रीट फॉर्म का रेफरेंस दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम। और अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, लाइट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उस लाइट एनर्जी का स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन और क्वांटम सेम है, क्वांटम और फोटॉन सेम है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है, लाइट। बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में उन स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी को बोला जाता है क्या, क्वांटम। हुआ क्लियर, ठीक है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया, ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, अगर हम लाइट ले, ठीक है, लाइट ले या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो, इन स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी भी एक फिक्स्ड है, वो कितनी है, h। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने क्या बोला, मैक्स प्लैंक सर ने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, E = h म्यू, जहां पे कि म्यू क्या है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी = हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हुआ क्लियर। अब मैंने स्पीड ऑफ लाइट क्यों ली, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कितनी है, E = h म्यू। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कितनी है, E = h म्यू, जहां न्यू है कितनी, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। अब वेवलेंथ जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो स्पीड ऑफ लाइट क्यों ले लिया, c क्यों ले लिया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। वो कितनी है भैया, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड होती है, इससे ट्रैवल करती है। हुआ क्लियर, ओके। इसलिए c/λ फॉर्मूला में लिया जाता है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो गया, hc/λ। हुआ क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फोटोन का, इस क्वांटम का, ओके। देखेंगे अब क्या है। अब बोला है कि इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मटेरियल बॉडी अपॉन एक्सपोजर ऑफ इंसिडेंट लाइट हैविंग इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलिए आप, ठीक है।
having frequency greater than the threshold frequency of material. हुआ क्लियर? ओके। और एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि और एक पॉइंट एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखेंगे क्या होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक फैक्ट कंक्लूड क्या किया गया एक्सपेरिमेंट से कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बोलिए या आप बोलिए अगर लाइट होगी तो ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, क्या ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। अगर लाइट है तो इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं और ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं एक ही कैसे। अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड लाइट है यानी कि ब्राइटनेस लाइट की बहुत ज्यादा है। हुआ क्लियर? ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजेस, number of electrons ejected also increases. हुआ क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड also increases, then photo current increases. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मेटल सरफेस से इंक्रीज हो रहे तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा देखेंगे। अभी फैक्ट और एक कंक्लूजन किया कि जब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो मटेरियल बॉडी पे उससे कम हो, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, नो ejection of electron. ठीक है? हुआ क्लियर? ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी। इस बार अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो इजेक्ट तो होगा, पक्का होगा, इजेक्ट तो उसे होना ही होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है इस बार, पर उसके साथ उस इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये 3 कंक्लूजन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से निकाले। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं, इरेज कर देंगे। अब एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक मटेरियल बॉडी, मैंने मेटल लिया, ओके, मैंने इसे कनेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगाया जो कि मेरा करंट मेजर करेगा, फोटो करंट, ओके। यहाँ पे मैंने कलेक्टर लगाया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, ओके। यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ, ओके, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, ओके। अब इजेक्शन हो रहा कैसे है? कौन सा फैक्टर इस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का रिस्पॉन्सिबल है कि फोटोन, स्टार्ट करेंगे फोकस के साथ, कि फोटोन
जब भी मेटल सरफेस से कोलिजन करेगा, ठीक है, ये एक फोटोन आया, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, ठीक है, ये फोटोन जब आ रहे हैं और हमें दिया है कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, और ये जब कोलाइड करेंगे इस मेटल सरफेस से, तो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये कैसे? क्योंकि जब ये फोटोन कोलाइड करेंगे इस मेटल के सरफेस से, तो वो अपनी जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी, h न्यू, फोटोन की जो एनर्जी वो अपनी इस कोलिजन में उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इसी वजह से अगर वो एनर्जी h न्यू नॉट से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, सो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट ही नहीं होगा, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ये h न्यू नॉट कहां से आया सर? ये h न्यू नॉट क्या है? ये h न्यू नॉट है, न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो h न्यू नॉट है आपका वर्क फंक्शन। क्या वर्क फंक्शन? अब ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है कि जिस तरह मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इजेक्ट करने मिलेगा, ठीक है। सो उतनी मिनिमम एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जो h न्यू नॉट करके जो आंसर आया वो होती है आपकी मिनिमम एनर्जी। इतनी एनर्जी तो आपके फोटोन के पास चाहिए ही चाहिए कि आप इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाए, यानी कि वर्क फंक्शन है क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। ओके, सब समझ में आया सर, पर ये H क्या है? ये H है क्या भैया? ये H है, ये H है, मार्कर चेंज किया मैंने, ये H है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.64 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसमें जूल सेकेंड में। ओके, ठीक है, हो गया, आ रहा है समझ में? यानी कि जब ये फोटोन अब इसमें कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी उस फोटोन को ट्रांसफर, अपनी एनर्जी ये फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और अगर वो ट्रांसफर्ड एनर्जी ऐसी हो कि वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, सो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, और उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी है जो कि इजेक्शन होने के बाद भी थी, वो होगी आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गई भैया आपका एक फाइनल इक्वेशन की गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कोई नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया है कि रिमेनिंग एनर्जी जो इजेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन के पास थी, वो होगी क्या, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो ये मेटल सरफेस से कलेक्टर के पास मूव करेगा। ओके, और ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं हो सकती, और ये जरूरी नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो उन सारों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो, ठीक है, मैक्सिमम इतनी ही होगी, पर ये जरूरी नहीं कि उन सारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ही एनर्जी हो। थोड़े रेजिस्टेंस फोर्सेस भी और दूसरे फोर्सेस भी आते हैं जिस वजह से उनके पास इससे कम एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वो हमने अभी नहीं देखना, हमने अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मैक्स को देखना है, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन के पास तो होंगी। ओके, ठीक है। अब ये सब देखिए सर, अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नहीं समझ में आ रहा अभी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है अभी भी ये थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग, क्यों, मतलब देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये आप स्क्रीनशॉट निकाला,
सपोज एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि यहां मैंने एक मेटल बॉडी को रख दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, रेड लाइट यहाँ पे रेड बल्ब है, जिससे रेड लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल पे कोलाइड हो रहे हैं, ओके। मैंने ये बल्ब कितने देर तक लगाया, मैंने ये बल्ब लगाया, एक मिनट, सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका सेटअप, यहाँ पे एमीटर आ जाएगा आपका, ओके। ये हो गया आपका सेटअप, ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है, यही सेटअप में कंटिन्यू करें, ये सेटअप में ही कंटिन्यू करते हैं, तो फालतू करना, ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे रेड लाइट इंसिडेंट किया मेटल सरफेस में, ओके। और मुझे ये क्या पता, मुझे भी पता नहीं कि किसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा है, ओके, ठीक है। देखते हैं, अब मैंने रेड लाइट बहुत देर तक मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, करंट मेजर ही नहीं हो रहा है, सर्किट स्विच्ड ऑफ है, क्योंकि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होगे तो सर्किट तो ओपन ही ना हुआ, क्लिक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ओके। अब ये हो गई रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, येलो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस पे कोलाइड किए, उन फोटोन की अब एनर्जी कितनी हो गई, उन फोटोन की एनर्जी पहले कितनी थी, इतनी थी, फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई आपकी वर्क फंक्शन। आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो रहा ही नहीं रेड लाइट के केस में, पर इस बार मैंने जब येलो लाइट उस पर स्ट्राइक किए तो उन येलो लाइट के फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर की और वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट भी हो गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो या तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो वो इजेक्ट कर पा रहे इलेक्ट्रॉन्स। इतने देर तक मैंने 1 घंटे तक रेड लाइट को लगाया, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, कोई भी करंट मेजर नहीं किया, पर मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए येलो लाइट लगाया, तुरंत करंट मेजर हो गया, ठीक है। या टाइम का डिफरेंस नहीं आया, टाइम कोई मैटर नहीं करता, जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगा वैसे ही अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो वो तुरंत एमिट हो जाएगा, विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी डिले। ये इतनी फास्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगभग 10⁻⁸ सेकेंड्स में होती है। कितनी, 10⁻⁸ सेकेंड्स में, इतनी फास्ट ये प्रोसेस है, ओके। हुआ क्लियर? सो इसकी एनर्जी कितनी होगी फिर, h म्यू येलो, और इसका वर्क फंक्शन हो गया h म्यू नॉट। यानी कि इस बार जो इलेक्ट्रॉन इस येलो लाइट के वजह से इजेक्ट होगा उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी, ये हो गई क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप येलो लाइट के केस में। अब इसके केस में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो काहे की काइनेटिक एनर्जी आएगी। हुआ क्लिक, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जैसे हम h न्यू को hc लैम्डा लिखते थे, वैसे ही इसे वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, जो कि आपकी मिनिमम एनर्जी है किसी मटेरियल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने की, उसको भी हम sc लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। और इस बार लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये मिनिमम वेवलेंथ नहीं, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और मैक्स इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे होती है क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ। और मैक्सिमम वेवलेंथ यानी इस वेवलेंथ के ऊपर की अगर वेवलेंथ होगी किसी रेडिएशन की, सो वो एमिट नहीं कर पाएगा। आपने देखा कि रेड लाइट की वेवलेंथ, आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो
पेन मार्कर बहुत पेड़ हो गए मेरे। रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे? येलो लाइट से। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट होती है किससे ज्यादा? रेड से ज्यादा। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? एक भी डाउट नहीं रहने चाहिए। ये है आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है वो है आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ के ऊपर अगर मैंने कोई इंसिडेंट रेडिएशन की, इस वेवलेंथ के ऊपर की अगर मैंने कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, सो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हुआ क्लियर? और दोनों को भी इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ बता दो, थोड़ा सा कंफ्यूज कोई नहीं करना। c बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हो गया? ओके, हुआ क्लिक? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्क्रीनशॉट निकालना, लिख देता हूं फिर से, एनर्जी ऑफ फोटॉन यू नॉट सी बाय लैम्डा नॉट। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल कर दे रहा। अब देखेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करेंगे, अ लाइट ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रोवोल्ट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन एनर्जी लाइट की कितनी है? 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी है कि h न्यू नॉट जो है वो है आपका 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और यही तो है भैया हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू नॉट डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय h। एक समस्या है यहाँ पे कि जो गिवन एनर्जी है वो इलेक्ट्रोवोल्ट में, और h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है किसमें? 6.64 into 10⁻34 जूल सेकेंड में, मतलब जूल में है। और गिवन एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे इसे 2 into 1.6 into 10⁻19 जूल। कितना होगा? 3.2 into 10⁻19 जूल। क्या आंसर आ गया? 3.2। क्या किया हमने? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट किया किसमें? जूल में, इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि है आपका 6.64 into 10⁻34 जूल सेकेंड जूल। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर सेकेंड में। ठीक है? ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ क्लियर। अब देखेंगे फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। स्क्रीनशॉट निकालो, निकाले स्क्रीनशॉट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था कि क्या होती थी? जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हुआ क्लिक? अब इसकी एनर्जी कितनी है? hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ये होती मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये होती मैक्सिमम वेवलेंथ, इज इक्वल्स टू कितना? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है? ये करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा और आपसे और सिंपल करेंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछा है। ठीक है? और जूल में भी पूछ ले तो क्या? फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन जूल। क्या करना है? गिवन एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन कितनी है? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और पूछा किसमें? इन जूल। क्या करेंगे? 2 into 1.6 into 10⁻19 जूल। ये आ गई क्या? आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं हो सकती। हुआ क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना। अब देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है भैया?
स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि द मिनिमम नेगेटिव voltage given to anode to stop the photocurrent। ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से क्या समझे, कोई भी नहीं, ठीक है। द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज गिवन टू एनोड टू स्टॉप द फोटोकरंट, ठीक है। यानी कि मिनिमम वोल्टेज नेगेटिव में देना, इसका मतलब क्या हुआ, पहले डायग्राम होती थी कुछ इस तरह से, ये होती थी आपकी डायग्राम, ओके, ठीक है। ये होती थी आपकी डायग्राम, नेगेटिव पोटेंशियल मेटल सरफेस से कनेक्ट था, पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर से कनेक्ट था, यानी कि ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपकी कैथोड, ठीक है। अब क्या करना है पता है, इस एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होके एनोड पे आ रहे हैं ना, वो ना आ पाए, रिपेल करे। यानी कि अगर मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन वो रिपेल करेगा, अपने पास नहीं आने देगा। यानी कि मैं अगर इस सर्किट को चेंज कर दूं और कुछ इस तरह से कर दूं, नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर से कनेक्ट कर दूं और पॉजिटिव मेटल सरफेस से, तो अब इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहां से या फ्लो होते थे वो रिपेल होना स्टार्ट होंगे। और मैं मिनिमम कितना नेगेटिव वोल्टेज दूं कि सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। मैंने क्या किया, पहले मैंने 0.5 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। तो इसके पास कितना हो गया, -0.5 वोल्ट बोल दूं, और इसके पास 0 वोल्ट बोल सकते हैं। हो रहा है क्लियर मैंने क्या किया, ठीक है। अब 0.5 वोल्ट से मैंने मेजर किया करंट, तो मुझे करंट में कुछ कमी दिखी, पूरा खत्म नहीं हुआ करंट, कुछ कम हुआ, ओके। मैंने 1 वोल्ट दिया और थोड़ा करंट कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रिपेल हो रहा था वो स्ट्रांग हो रहा था, जो रिपेल ये कर रहा था वो स्ट्रांग हो रहा था। और मैंने और थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज किया, और रिपेल फास्ट स्ट्रांग होगा, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और कम फोटो करंट मेजर होगा। अब मैंने क्या किया पता है, अब मैंने इसे कर दिया 2 वोल्ट, और सडनली मैंने इस क्वेश्चन के केस में, ये जब मैं ऑब्जर्वेशन निकाल रहा था, मैंने देखा कि करंट जो मेजर हुआ वो पूरा स्टॉप हो गया, करंट जो मेजर हो रहा था वो पूरा स्टॉप हो गया। यानी कि 2 वोल्ट क्या है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है, जो कि मैं इस कलेक्टर को दूं, जो कि अभी पहले एनोड था, मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया सिचुएशन को और उसे कैथोड बना दिया बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। मैंने जब उसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सिस्टम में अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि पूरा करंट क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई करंट मेजर नहीं हो रहा है। यानी कि 2 वोल्ट है आपका क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड, ठीक है। हो रहा है क्लिक, इस बार इस पे क्या होगा, -2 वोल्ट, और ये होगा 0 वोल्ट। यानी कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल में कितने दूं, 2 वोल्ट दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। यानी कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, मेरा 2 वोल्ट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई करंट मेजर नहीं हो रहा है। और आपने एक सिमिलरिटी देखी, कि ये है कितना है, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करूं Vs से, ठीक है, ये होती है कितनी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, जो कि है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि EVs है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितनी, 2 वोल्ट। मैंने क्या बोला था पीछे, अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट का बोलूं, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है,
और उसकी एनर्जी अब कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मैंने क्या किया, अब जबकि मैंने इसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और मैं देख रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर होते थे वो नहीं हो रहे, यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो ट्रैवल करते थे वो जिस एनर्जी से, वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट थी। इसलिए 2 इलेक्ट्रोवोल्ट यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से आ गई, जो कि रिपेल कर रहा है, 2 - 2 हो गया 0। कोई भी करंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो रहा है क्लियर, हुआ क्लियर। आपको मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी है 5 वोल्ट, बोलो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, सॉरी 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। हो रहा है क्लियर, क्या होती है भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल, हो गया, बस इतनी है। ओके ठीक है। अब देखेंगे क्या नेक्स्ट फैक्टर, सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन करंट क्या होती है, सैचुरेशन करंट यानी कि वो स्टेट आ जाए इस एमिशन के इसमें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस इजेक्ट करवा रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे जाके कोलाइड हो जाए। क्या बोला मैंने कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो सारे कलेक्टर पे जाके कलेक्ट हो जाए। मतलब इसके पहले नहीं होते थे क्या, नहीं होते थे, इसके पहले नहीं होते थे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होते थे, कुछ ऊपर चले जाते, कुछ नीचे, कोई उधर कोई इधर, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते थे कलेक्टर के पास, और जितने आ पाते थे वो करंट मेजर करने में हेल्प करते थे, वो कंप्लीट सर्किट का फॉर्मेशन करते थे। पर अब ये कैसे करें कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं कलेक्टर पे कैसे लाऊं। ये देखा गया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को क्या रखें, कांस्टेंट रखें और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, इंक्रीज करें। पहले मैंने किया 1 वोल्ट करंट मेजर हुआ, कुछ तो भी मैंने 2 वोल्ट किया, करंट और ज्यादा मेजर होने लगा, मैंने 3 वोल्ट किया, करंट और ज्यादा मेजर होने लगा, मैंने 4 वोल्ट कर दिया। अब करंट मेजर उतना ही हो रहा है जितना 3 वोल्ट पे होता था, यानी कि 3 वोल्ट क्या है आपका, 3 वोल्ट पे क्या हो रहा है, 3 वोल्ट पे हो रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे जाके कलेक्ट हो रहे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जब इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड ऑन एनोड, तब जाके एक केस आता है किसका, मैक्सिमम करंट का, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे एक केस आता है सैचुरेशन करंट का, जो कि हमें मैक्सिमम करंट देता है एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। क्या देते हैं, सैचुरेशन करंट, और उसका ग्राफ होता है कैसे, ये यहां से आ गए आपकी फोटो करंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे आ गया आपका फोटो करंट, ये यहां आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। वो कैसे होता है, ये हो गई क्या आपकी सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मैक्सिमम करंट है जो हम मेजर करते हैं एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस इजेक्ट कर रहा है, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पोटेंशियल डिफरेंस पे कलेक्ट हो, कलेक्टर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड ऑन एनोड, कलेक्टर बोला है एनोड बोलो चलता है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ओके।
तो वो केस में आती है क्या, सैचुरेशन करंट की केस। हुआ क्लियर, क्या है सैचुरेशन करंट? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डिपेंडेंसी किस पे किसकी है। लास्ट टॉपिक है, बोर नहीं होना है, आपने जोश और फोकस बनाए रखना है कि आपसे अगर मैं बोलूं कि मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए जा रहा हूं, जो मैं इंसिडेंट रेडिएशन कर रहा हूं उसकी मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, सो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, उस फोटोन की स्पीड में लेंगे, जोश के साथ लेंगे, मैं एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा हूं उस फोटोन की। जब वो फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के पास, अब उसकी वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये देखा था हमने। अब जो मैं फोटोन की एनर्जी इंक्रीज किए जा रहा हूं, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, इंक्रीज क्या होगा इस केस में, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स टोटली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तभी तो ग्राफ बनेगा, तभी तो इजेक्ट हो, पहले इजेक्ट होगा फिर काइनेटिक एनर्जी में ऐड अप होगी ना एनर्जी। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बोलो उस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी इंक्रीज करना यानी कि क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट जो रेडिएशन से होंगे वो ज्यादा करना। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मैं इंक्रीज करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ज्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होंगी। हर एक फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड करेगा, इजेक्ट करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, और इन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से फोटो करंट इंक्रीज होगा। इसलिए इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected increases, फोटो करंट इंक्रीजेस। और इस फोटो करंट को भी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे इंपैक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी भी हो, हमें फोटो करंट में किससे इंपैक्ट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक पर्टिकुलर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी भी बड़ा, वो इलेक्ट्रॉन तो एक ही इजेक्ट करवाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगा, और वो कुछ पर्टिकुलर फोटो करंट ही देगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी डज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। हुआ क्लियर? सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अपने कॉन्सेप्ट देख लिए। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई पार्ट तो पीछे जाइए, आराम से देखिए, जोश हाई रखिए, फोकस हाई रखिए। अभी के लिए बाय बाय।